नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र, ये फेसबुक सीरीज का आज 10वां लाइव है और आज इस 10 का दम दिखाने के हमारे साथ जो अतिथि उपस्थित है उनका परिचय करा देता हूँ। श्री रश्मिकांत भाई जोशी। रश्मिकांत भाई का एमएससी तक का अभ्यास हुआ है तथा एज अ ट्रेनर एंड इग्नाइट माइंड्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है तथा जन कल्याण ट्रस्ट वस्त्राल के चेयरपर्सन है और वेदांत विद्या मंदिर अहमदाबाद के प्रिंसिपल भी है। तो रश्मिकांत भाई, आपका स्वागत है हमारे क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। नमस्कार जी, आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन एजुकेशन। हमारा जो शिक्षा पद्धति है, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर बात करने के लिए रश्मिकांत भी हमारे साथ है। तो रश्मिकांत भी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी प्रारंभ करिए। जी, तो रश्मिकांत भाई, और कोई सवाल लूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो हिस्ट्री है, एजुकेशन का जो हिस्ट्री है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल रहा है फिजिकल एजुकेशन का, उसको जरा अगर आप एक्सप्लेन करें। का इतिहास, तो भारत के फिजिकल एजुकेशन का इतिहास बताने में तो बहुत लंबी कहानी है। फिर भी जब पश्चिम के देश यानी यूरोप, यूनान जब फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कर रहे थे, तब भारत के अंदर फिजिकल एजुकेशन को गुरुकुल और आश्रम में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता था। जैसे हमको मालूम है, हमारा भारत का इतिहास ऐसा है कि हमारे इतिहास में योग का बड़ा महत्व है। तो योग वो भारत की फिजिकल एजुकेशन की ही देन है। उसी प्रकार भारत के गुरुकुल और जो आश्रम रहते थे, उसके अंदर मल, कुश्ती और मलखम, इस प्रकार के अलग अलग व्यायाम रहते थे। रोप के ऊपर भी मलखम किया जाता था और वो दंड के ऊपर भी मलखम किया जाता था। मल कुश्ती वो भी व्यायाम का एक भाग था। तो इस प्रकार पहले से हमको मालूम है, हमारे रामायण महाभारत की बात करें तो उसके अंदर भी गुरुकुल पद्धति बताई हुई है। और उसके अंदर जो भी वो राजा का लड़का होता था या कोई अन्य समाज का लड़का होता था, जो भी जाता था, उसको घुड़सवारी, धनुर्विद्या यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखना कंपलसरी था। बाद में उसकी रुचि के आधार पर वो आगे जाता था। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन का महत्व और उसका इतिहास बहुत लंबा है। फिर भी अन्य देशों में, जैसे चाइना की बात करें तो चीन ने फिजिकल एजुकेशन को ऐसे स्वीकारा था कि आरोग्य के आधार पर, यानी स्वस्थ रहने के लिए, रोग से दूर रहने के लिए। यूरोप ने इस प्रकार सीखा था कि दूसरे को, यानी स्वरक्षण के लिए, तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन इस प्रकार स्वीकारा था। और उस प्रकार देखिए, दूसरे बहुत से ऐसे कंट्री है जैसे अमेरिका, ब्राजील, इजराइल, वहां सब ने फिजिकल एजुकेशन को अपने स्वरक्षण के साथ साथ अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए, अपने बच्चों को स्फूर्तिले बनाने के लिए इस प्रकार का एजुकेशन का स्वीकार किया है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। जी, ये तो बात होगी रश्मिकांत जी इतिहास की, लेकिन अगर आज बात कर, जी आपको आवाज आ रही है रश्मिकांत जी? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, हमने ये बात किया हिस्ट्री का, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में आए तो आज की जो हमारी सिस्टम एजुकेशन, उसके अंदर स्कूल टाइम में जो समय अलग अलग जो टाइम दिया गया है दूसरे सब्जेक्ट को, उसमें स्पोर्ट्स को या फिजिकल एजुकेशन को कितना टाइम दिया है? आप अगर आप बताएं, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं तो आपको अधिक पता होगा। भारत के अंदर, यानी अभी हम गुजरात में बैठे हैं तो गुजरात की भी बात करें, और भारत के अंदर, तो पहले तो भारत के शिक्षण प्रणाली जो है उसमें पहले और अब में बहुत डिफरेंट है। अभी की बात करें तो अभी स्कूल के अंदर
पहले तो स्कूल की परमिशन के लिए ही एक रूल्स रखा हुआ है कि किसी भी स्कूल की परमिशन लेनी है तो शहरी विस्तार में जी स्कूल का बिल्डिंग छोड़ 1864 वो दोनों में से मिला के वो खेल के लिए आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है रश्मिकांत जी। हेलो 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है रश्मिकांत भाई। रश्मिकांत भाई के साथ में संपर्क टूटा है, उनको फिर से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तुरंत ही उन्हें कनेक्ट करेंगे फिर से। नमस्कार रश्मिकांत भाई। आलोक जी, हाँ नमस्कार। जी 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 आई आवाज मेरी? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। आप बता रहे थे स्कूल थोड़ा सा जी स्कूल के परमिशन के लिए जो हाँ, ग्राउंड की अभी रिक्वायरमेंट है मैं बता रहा था। हाँ, जी उसमें क्या है कि आपने पूछा कि अभी गवर्नमेंट के आधार पर स्कूल में क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो पहले तो जी स्कूल में गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मैदान कंपलसरी है 1200 स्क्वायर मीटर शहरी विस्तार में और बिल्कुल 1000 स्क्वायर मीटर ग्राम्य। इसीलिए बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट ने फिजिकल के लिए रूल्स बनाए रखे हुए हैं। अभी लेकिन जी क्या है समस्या कि सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं, उसकी जी वजह से एक लिमिटेशन रहती है। तो हम हफ्ते में 2 ही दिन व्यायाम का उनको पीरियड दे सकते हैं बच्चों को। यानी देखिए तो कोई भी स्कूल व्यायाम के लिए 2 पीरियड यानी 1 घंटा या 1.25 घंटा यानी 1.5 घंटा दोनों में से कुछ हो सकता है, यानी स्कूल के हिसाब से। और एक जी सामूहिक कवायद के लिए टास्क रहता है, यानी सामूहिक जी कवायद का सैटरडे को रहता है ज्यादातर स्कूल में। इस प्रकार 2 घंटे से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है स्कूल में, वो लिमिटेशन है। जी इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, जी लिमिटेशन यानी एजुकेशन की लिमिटेशन है ये। जी हाँ जी, लेकिन बोलिए बोलिए। रश्मिकांत भी अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि कोई भी बच्चे को मिनिमम 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, मिनिमम 1 घंटे का। बिल्कुल अभी जैसे आपने बताया कि बिल्कुल दूसरे जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो जितना उसका इम्पोर्टेंस है उतना ही फिजिकल एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए या फिर है। बिल्कुल है। तो ये हम्म। पर्याप्त है क्या, ये इनफ है क्या वीकली अगर 2 घंटे सिर्फ अगर बच्चों को दे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्कूल में? हाँ, नहीं नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि जी स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या जैसे मैथ साइंस एसएस इंग्लिश जो भी है, वो सब्जेक्ट तो स्कूल के अलावा और कोई नहीं पढ़ा सकता, यानी पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जी उसका ऑप्शन दूसरा नहीं है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में स्कूल हफ्ते में 2 घंटे उसका फिजिकल एजुकेशन कराती है। लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार में यानी पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का मानसिक एजुकेशन तो स्कूल से हो जाता है, लेकिन फिजिकल जी एजुकेशन के लिए उनको कुछ ऐसी व्यवस्था अपने परिवार में बनानी चाहिए कि हर रोज बच्चा 1 घंटा कहीं जी ना कहीं, यानी घर के आसपास, घर में, घर के बाहर कहीं खेलना चाहिए। तो ये ऑप्शन जी हो सकता है उसके लिए। जी 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 रश्मिकांत भी, जैसे कि अभी आजकल देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी स्पोर्ट्स को लेके फिजिकल एजुकेशन को लेके अलग अलग पॉलिसी आई
हमने देखा है किस बिल्कुल प्रकार इंटरनेशनल योगा डे जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद में योग बोर्ड बना तथा अलग गाइडलाइन जारी हुई स्कूलों के लिए योग के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल। बात करें अभी फिलहाल क्या स्थिति है स्कूलों में, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि स्कूल में वो इनफ ट्रेनर्स नहीं है, कोच नहीं है। और आपने जैसे बताया कि ग्राउंड की, तो अगर सिटीज में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिनके पास में ग्राउंड नहीं है, वो एकदम रोड पे स्कूल है, उनके पास में फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो ये सिचुएशन को जरा अगर आप एक्सप्लेन करें थोड़ा ठीक से, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन आती है स्कूलों में। नहीं, आपने आपने जो कहा वो एकदम सही है कि बहुत सी स्कूल के अंदर लिमिटेशन रहती है। तो वो फिजिकल एजुकेशन के लिए हम जितना सोचते हैं और पेरेंट्स जितना मांगते हैं उनकी अपेक्षा जी पूरी नहीं होती। लेकिन वो जी देखे तो स्कूल की गवर्नमेंट की मर्यादा है, उसमें हम ज्यादा जी न पड़े तो अच्छा है, क्योंकि वो उनकी मर्यादा है। क्योंकि अभी के जो माहौल है उसके आधार पर जो हमारी सिटी है यानी शहर की रचना, उसके आधार पर सभी जी स्कूल के पास इस प्रकार पर्याप्त मैदान रहना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, अपने जी अपने आधार पर हर स्कूल प्रयत्न करती है। और उसके एग्जाम्पल ऐसा ऐसा एक दे सकते हैं कि खेल महाकुंभ, ऐसा जो हमारे गुजरात गवर्नमेंट में चलता है। तो खेल जी महाकुंभ में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां मैदान नहीं है, फिर भी वो खेल महाकुंभ में कोई ना कोई एक गेम में जी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक जाते हैं। तो उसके लिए जी उसके जो शिक्षक रहते हैं वो कुछ प्रयत्न करते हैं उसको एक्स्ट्रा अलग से बुला के, अलग जगह पे बुला के उसकी प्रैक्टिस करवा। तो आप जी जो बोल रहे हैं उसमें ये है, थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन उसमें मर्यादा की वजह से उसमें कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। जी। जो दर्शक बाद में जुड़े उनको मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे साथ में रश्मिकांत भी है और आज का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का बच्चों के लिए। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपका प्रश्न लेने का भी प्रयास रहेगा। रश्मिकांत भी, जैसा अभी तक आपने जो बताया उसका देखें तो सार ये निकलता है कि स्कूल पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते बच्चों के फिजिकल एजुकेशन के लिए या फिर उनके फिजिकल हेल्थ के लिए। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ जी। तो बिल्कुल अब बात आती है एकदम। पेरेंट्स की। तो जी, तो पेरेंट्स की क्या कैसे भूमिका रह सकती है, क्या भूमिका रह सकती है बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के लिए, उनके फिजिकल एजुकेशन के लिए। उसमें क्या है, पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पेरेंट्स को ही ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि उसका बच्चा जी कहीं खेलने जाता है तो पहले तो एक तो अभी के जो माहौल है, अभी का माहौल जो उस प्रकार ऐसा है कि बच्चों के पास और पेरेंट्स के पास लिमिटेड लिमिटेड टाइम है, यानी बहुत जी मर्यादित समय है। मर्यादित जी समय के अंदर बच्चा खेलने जाए तो इस प्रकार का खेलना चाहिए, उस प्रकार का उसका फिजिकल होना चाहिए जैसे कोई वेल ट्रेन व्यक्ति उसको ट्रेन कर रहा हो। यानी जी ऐसे ही खेलना तो सिर्फ पसीना निकाल के आ गया ऐसा नहीं चलेगा। उसमें वो वेल ट्रेन आदमी के पास यानी कोई ट्रेनर के पास वो खेले, वो पहले सोचना जी चाहिए और उस प्रकार खेलना चाहिए। ऐसा जी कंपलसरी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब लोग ट्रेनर के पास ही भेजे, लेकिन उसका जी। बच्चा जो पेरेंट्स है, यानी मैं मैं भी आपको पेरेंट्स हूँ तो मेरा जी बच्चा भी। जी 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 हाँ जी। जी मैं आपको यानी रोकना चाहूंगा कोई भी रश्मिकांत पेरेंट्स यानी भाई। मैं। जी हाँ जी। जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न किया कि पेरेंट्स की क्या भूमिका रहती है, तो जैसे आपने बताया कि जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उनको सुपरविजन में खेलना चाहिए। लेकिन आजकल अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे किस प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स से बात करो तो उनका ये रहता है हाँ ठीक है जाता तो है खेलने, बट उसका कुछ वो दिखता नहीं है, कुछ उसका प्रभाव बस दिखता नहीं मैं है वो बच्चे के ग्रोथ पे। तो बिल्कुल मैं किस वही प्रकार बोल के रहा हूँ। खेल। जी हाँ, तो मैं मेरा कहना यही है कि बच्चों को तो लिमिटेड टाइम मिल रहा है, पेरेंट्स को भी जी लिमिटेड टाइम मिल रहा है, तो पेरेंट्स को ये उसका कुछ प्लान करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे खेलने जी के लिए जाते हैं तो वो क्या खेलते हैं, कैसा खेलते हो, किस प्रकार खेलते हैं, जिससे उसका शारीरिक शारीरिक क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। सिर्फ खेल के जी ऐसे ही मनोरंजन करके वापस आता है, पसीना निकाल के ही वापस आता है, वो नहीं देखना। इसीलिए पेरेंट्स को ऐसा प्लान करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को इस प्रकार का कुछ चाहिए तो उसको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा जाके सिर्फ गार्डन में दौड़ता ही है, कबड्डी खेलता है, जी जैसे कुछ स्किल जी डेवलप होती है इस प्रकार की गेम, कोई ऐसी जी वेल ट्रेन गेम खेलनी चाहिए उसको। ऐसा कंपलसरी नहीं जी ट्रेनर के पास खेलनी चाहिए, लेकिन
बच्चों पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में या कोई किसी के ऑब्जर्वेशन में खेलने चाहिए, जिसकी वजह से उसका खेल थोड़े समय में उसको ज्यादा फायदा करे, वो अच्छी स्किल डेवलप कर सके। क्योंकि गार्डन में खेलते हुए ही भी बच्चे ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं इस प्रकार, एक संस्था है, हमको मालूम है वो संस्था का नाम अखिल भारतीय स्तर पर वो संस्था काम कर रही है, क्रीड़ा भारती करके। उन्होंने अभी गांधीनगर में जीजाबाई अवार्ड समारोह रखा। तो जीजाबाई अवार्ड समारोह में एक हमारा मुस्लिम बंधु है, वो 7 समंदर में तैर के आया है और उसकी माता को अवार्ड दिया गया। अच्छा। उसकी माता को पूछा कि आपने इसको तैरना कैसे सिखाया? तब उसकी माता ने बोला कि मेरे बच्चे को मैंने, जब मैं द्वारिका गई तब द्वारिका के समंदर में ऐसे ही मेरे सामने छोड़ दिया मैंने, वो क्या करता है उस प्रकार धीरे 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 उसको मैंने तैरना सिखाया। और बचपन से लेके आज तक उसको मैंने मोबाइल ऐसे न्यूसेंस से दूर रखा और उसको फिजिकल के ऊपर ट्रेन किया। यानी उसकी पढ़ाई के बाद उसको फिजिकल के तरफ मेरा पूरा उसके तरफ ध्यान है। उसकी वजह से आज विश्व में उसने रिकॉर्ड भी स्थापित किया है और आज 7 समंदर को वो तैर चुका है। यानी गंगा को भी उसने शायद 30 किलोमीटर, पूरा याद नहीं मुझे, लेकिन 30 किलोमीटर तक उसने तैरा है। जी जी। तो रश्मिकांत भाई, अगर जी ये हो सकता है पेरेंट्स का ध्यान है तो जी, अगर देखा जाए जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं जी जी, कंटिन्यू करिए आप, कंटिन्यू करिए। मेरा कहना यह है कि पेरेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन रहता है या कोई ट्रेनर का ऑब्जर्वेशन रहता है तो बच्चा थोड़े समय में, यानी कम समय में बहुत अच्छा ज्यादा फिजिकल अचीव कर सकता है। यानी उसका क्षमता जो बढ़नी चाहिए वो ज्यादा बन सकती है। उसका दूसरा उदाहरण, तो एक जो दिन 6, 7, 8 घंटे काम करता है, यानी मजदूरी करता है। आलोक, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी आलोक? हाँ हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है। एक मजदूर दिन में 6, 7, 8 या 12 काम करता है तो धीरे धीरे हो जाता है, हल्का पतला और दुबला हो जाता है वो। लेकिन मल है, यानी कुश्ती करने वाला, वो मल दिन में तय करता है कि मुझे 2 घंटा, 3 घंटा या 2.5 घंटा एक मेरी फिजिकल सिस्टम है उसको करना है। आप देखेंगे तो उसके नियमित और कम आयोजनबद्ध शारीरिक होता है, उसकी वजह से उसका शरीर धीरे 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 एकदम हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनता है। वो मजदूर है, ज्यादा मजदूरी करता है, ज्यादा पसीना बहाता है, ज्यादा टाइम देता है, फिर भी उसका शरीर हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त नहीं बनता। लेकिन वो मल है, उसका आयोजनबद्ध कम समय में योजनाबद्ध उसका शारीरिक है, उसकी वजह से उसका शरीर बनता है अच्छा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स को भी यही ध्यान रखना है कि कम समय में किस प्रकार का उसको व्यायाम या खेल देना चाहिए। जी, रश्मिकांत भाई, दर्शकों में से एक प्रश्न आया, वो प्रश्न पहले ले लेते हैं। जीतू भाई पूछते हैं कि रश्मिकांत जी, हमेशा यही आग्रह रहा है कि विद्यार्थी नित्य 1 से 1.5 घंटे तक खेले, पर माता पिता के तौर पर ऐसे कुछ खेल या तालीम है जिसके कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सके? तो ये इनका प्रश्न है कि एज अ पेरेंट्स के लिए अगर आप कुछ बताएं कि किस प्रकार के गेम्स या एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट रहे। उसमें क्या है कि आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स के 2-3 प्रकार रहते हैं। एक तो ऐसे पेरेंट्स के जिसके घर के आसपास जगह है, दूसरे एक पेरेंट्स की जिसके घर के आसपास जगह नहीं है। ये 2 प्रकार के पेरेंट्स है। और तीसरे पेरेंट्स ऐसे है कि जो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो जिसके घर के आसपास जगह है तो उस पेरेंट्स को इतना ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे को घर के पास के जो मैदान में लेके जाना है, तो वहां मैदान में जाके सिर्फ हम एक जगह पे बैठ गए और बच्चे खेलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ रह के, जैसे पाइप है तो वहां पाइप है, गार्डन में लेके गए और वहां पे पाइप है तो पाइप को पकड़ा के बच्चों को फुलअप्स करवाओ, उल्टा लटकाओ। बाद में बच्चों को उस पाइप के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं वो भी सिखाओ। इस प्रकार का अपने ऑब्जर्वेशन में काम करना चाहिए। तो उस बच्चे को ट्रैकिंग, ऐसे बहुत से ऐसे माहौल है, उस प्रकार की उसमें रुचि भी बढ़ेगी उसकी। दूसरे जो पेरेंट्स है जिसके घर के बाहर कुछ स्पेस नहीं है तो घर के अंदर,
तो घर के अंदर कर सकते हैं, ऐसे हमको मालूम है स्कीपिंग यानी रस्सा कूद कर सकते हैं, तो वो बच्चों को करवा सकते हैं। घर के अंदर ही रह के बच्चे को डिप्स है, अलग अलग सिटअप्स है, दूसरे योग प्राणायाम अपने साथ घर के अंदर रूम में भी खेल सके, ऐसे बहुत से यानी उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी चपलता तैयार हो जाए, उस प्रकार के गेम रहते हैं। ये यूट्यूब पे भी मिलते हैं, अभी कहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार के खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं। और तीसरे नंबर के पेरेंट्स जो है जिसके पास टाइम नहीं है बच्चों के पास, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी से छूटना नहीं चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनको उनके बच्चों को कोई अच्छे ट्रेनर के पास भेजना चाहिए, बच्चों को अच्छे ट्रेनर्स या ऐसे कोई अभिभावक, ऐसे कोई पेरेंट्स है उनके पास में कोई जान पहचान वाले है, कोई अपने संबंधी है, उनके पास भेजना चाहिए इस प्रकार के खेल या उनकी एक्टिविटी पे कोई ध्यान दे, तो ही बच्चों का फिजिकल एजुकेशन इस प्रकार हम जो अपेक्षा रखते हैं उस प्रकार बढ़ेगा। जी, अगर बात किया जाए रश्मिकांत भी फिजिकल एजुकेशन की, तो उसका सबसे बड़ा आयाम स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बच्चे को आप अगर रनिंग करने के लिए बोले तो उतना रनिंग नहीं करेगा, लेकिन आप कोई इंटरेस्टिंग गेम्स अगर उसको खिलाओ तो शायद डबल रनिंग कर जाए वो। तो अगर खेल का बात किया जाए, अगर भारत के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर की बात किया जाए, अगर कंपेयर करें अदर कंट्री के साथ में, तो आपको इससे ओलंपिक के अगर आप मेडल्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जैसे दूसरे देश है, वहां पे सभी खेलों को उतना महत्व दिया जाता है। अगर मैं उदाहरण दूं अमेरिका, तो अमेरिका के आप अगर सबसे प्रसिद्ध 4 खेल निकाले तो उसमें शायद फुटबॉल, बेसबॉल या टेनिस ऐसे खेल रहते हैं जी। लेकिन अगर आप उनके मेडल पे नजर डालें तो हर चीज में उनके पास मेडल है, स्विमिंग में मेडल है, लॉन्ग जंप में मेडल है, हाई जंप में मेडल है। तो ये अगर बात करिए पूरे स्पोर्ट्स कल्चर की, तो हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि पिछले 120 साल के ओलंपिक इतिहास में अगर हॉकी को साइड में करें तो हमारे पास सिर्फ 1 मेडल है। तो आप कैसे देखते हैं ये पूरे सब्जेक्ट, ये विषय को? तो आपने बताया वो सही है, बिल्कुल सही है, और ये इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारा बनाना चाहिए। यानी हमारे सभी पेरेंट्स को एक ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ शिक्षण यानी एजुकेशन लेके कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, वही सिर्फ लाइफ है या वही कैरियर है, वो नहीं है। कैरियर फिजिकल एजुकेशन में भी है, यानी अपने बच्चे को उस प्रकार की रुचि दिलानी, वो भी पेरेंट्स के दायित्व में ही आ जाता है। बहुत से शिक्षक भी ये करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का दायित्व इसमें बड़ा है। इसीलिए आप देखें तो पहले की जो हमारी सिस्टम थी उसमें क्या था, सबको सब कुछ आना चाहिए, बाद में वो अपनी रुचि के आधार पर आगे जाए। तो अभी समय की मांग है, उस प्रकार आपने बोला कि अमेरिका के पास इतने सारे मेडल है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमारे देश में भी बड़ा है। देश में भी फिजिकल एजुकेशन की तरफ सबका ध्यान, यानी अलग अलग खेल स्पोर्ट्स में ध्यान डाइवर्ट हुआ है। लेकिन ऐसा है कि भारत के अंदर अभी भी जो जिसके पास अपेक्षा रख सकते हैं हम स्पोर्ट्स में, वो ऐसे युवा ज्यादातर देखे तो क्रिकेट सिर्फ, और क्रिकेट में उतना ऑप्शन नहीं है, तो क्रिकेट में सब लोग 12 की टीमें पूरे भारत के लोग नहीं आएंगे। इसीलिए अभी से सब लोग को ये सब इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अलग सी गेम चॉइस करें, उस गेम के ऊपर मेहनत करें और उसके अंदर कुछ ना कुछ मेडल लाए हम। ऐसे हमारे बहुत से बंधु भी है कि जैसे उन लोगों ने इस प्रकार का खेल खेला है और उसके अंदर वो अलग अलग जगह पे आज अच्छी जगह पे है। जैसे हमको मालूम है सानिया मिर्जा, वो सब भी बहुत है। तो इस प्रकार की मैरी कॉम है, तो मैरी कॉम भी इस प्रकार खेल से ही बाहर आई है। तो इस प्रकार के, तो हमारे पेरेंट्स को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भी हमारे बच्चे की शारीरिक क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके आधार पर उसको कोई एक खेल, यानी एजुकेशन तो देना ही है, एजुकेशन के साथ कोई एक खेल के अंदर भी उसको माहिर करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पहले हमारे भारत के गुरुकुल और आश्रमों में शास्त्र तो सिखाई जाता था, यानी राजकुमार है तो राजकुमार को युद्ध में भी जाना पड़ेगा और शासन भी चलाना है, तो उसको शास्त्र का ज्ञान तो देते थे, साथ में कोई एक शस्त्र के ऊपर भी पारंगत बनाते थे उसको। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और शायद ऐसा देखा जाए तो जो आपने बात किया जैसे राज परिवार या राजघराने की, तो किसी का कोई भी दायित्व, किसी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले वो महामंत्री हो या फिर वो, लेकिन सबको युद्ध में तो उतरना ही पड़ता था, मैदान के अंदर तो उतरना ही पड़ता था जी। लेकिन अगर बात करें खेलों की, अगर बात करें तो खेलों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा रोल तो सोसाइटी का रहना चाहिए।
क्योंकि बिल्कुल अगर बात करें आप, तो क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में अगर कोई मेडल, कोई वर्ल्ड कप या फिर कोई भी कप जीतने के बाद में जो देश स्वीकार करता है, जो उत्साह के साथ में अभिवादन करता है क्रिकेट टीम का, अगर कोई दूसरे खेल में अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो उसको आप एयरपोर्ट पे आप नहीं देखेंगे कि सेल्फी के लिए भीड़ लगी है। उनको शायद कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अपने पर्सनल गाड़ी करके घर तक जाते हैं, दूसरे अन्य खेलों में वो बड़े बड़े कप जीतने के बाद भी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, समाज किस तरह से आगे आके सपोर्ट करे, क्योंकि एक ग्लैमर शब्द जुड़ा है स्पोर्ट्स के साथ में, अगर जिसमें वो ग्लैमर नहीं दिखता है बच्चा नहीं जाता वो स्पोर्ट्स के अंदर। तो आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। उसके लिए पूरी सोसाइटी यानी पूरा हमारा भारत के सभी लोग यानी पूरा समाज, सभी खेल के जो खेलवीर है उनको उस नजरिए से देखना चाहिए। जैसे हम आज क्रिकेट के कोई अच्छे क्रिकेटर यानी सचिन तेंदुलकर थे, तो वो जब भी बाहर से खेल के कुछ सेंचुरी लगा के एयरपोर्ट पे उतरते थे। आज कोहली जी है, वो सब उतरते हैं तो स्वागत के लिए सब लोग जाते हैं। ऐसे ही सब लोग जाने चाहिए, क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो वो खेलवीर जो है उसका जो मॉरल बनना चाहिए, वो देश के लिए खेलता है, वो भाव उसका टूट जाएगा। यानी वो भी देश के लिए खेल रहा है, आज वो भी खेलने के लिए जाता है तो उसके ऊपर सिंबल भारत का लगा हुआ रहता है, कोई देश का सिंबल है ना उसके ऊपर। तो देश का सिंबल है तो उसको जब भी देश भाव कैसे निर्माण होगा, तो उसको लगेगा पूरा देश मुझे देख रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, पूरा देश मेरे लिए कुछ ना कुछ अंदर भाव रखता है, तो उसको भी भाव निर्माण होगा। और इसलिए इसमें तो पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है कि मुझे कोई भी खेलवीर है, कोई भी खेल है, तो उसके ऊपर मेरे आसपास में कोई है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। वो आपकी बात सही है, वही होना चाहिए। जी। आगे एक दर्शक में से प्रश्न आया, ईश्वर भी पूछते हैं, भले ही स्कूल के पास जमीन नहीं है पर जो बच्चे किसी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्कूल की स्पर्धा में वो बच्चे को क्यों आगे नहीं भेजते? ये सवाल है स्कूल के लिए, स्कूल क्यों नहीं आगे भेजते? हाँ, बिल्कुल है। नहीं, ऐसे देखे तो स्कूल मैंने पहले भी बताया कि स्कूल के बहुत सी स्कूल ऐसी है, उसकी लिमिटेशन है, उसकी मर्यादा है कि उसके पास मैदान नहीं है, तो उसमें उसके मर्यादा मैंने बोल दिया, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कहना चाहिए। फिर भी उसके पास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने आते हैं लेकिन वो कोई ना कोई खेल में बहुत अच्छे हैं, तो बाहर अलग से उनको कोच मिल सकता है, उसके पीटी टीचर है, उसको अलग से बाहर मैंने बोला है उस प्रकार ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण भी है, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसको उस खेल में आगे ले जा सकते हैं। यानी मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, मेरी दोस्त है, उसकी स्कूल भी है, वो स्कूल में पीटी टीचर है, और उसके स्कूल में मैदान नहीं है, फिर भी स्टेट लेवल तक शायद 10 साल तक कुश्ती में उन्होंने लड़कियों को भेजा है, और कुश्ती में स्टेट लेवल तक उसके स्कूल में कुश्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी ऐसे है मेरे जान पहचान में, ऐसे बहुत से है, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया। तो इस प्रकार हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स को इन्वॉल्व रहना पड़ता है स्कूल के लेवल पर। जी। रश्मिकांत में फिर से बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों की जो पिछले कुछ वर्षों में लाइफस्टाइल पूरी बदली, अगर आप किसी भी अगर सक्सेस व्यक्ति से पूछे उसके लाइफ की कहानी, तो शुरू करता है कि बचपन में मैं स्कूल जाने के लिए, कोई बोलता है मैं 20 किलोमीटर चलता था, कोई बोलता है मैं 40 किलोमीटर चलता था। कल तक एक मैं सेशन अटेंड कर रहा था जो भारत की यंगेस्ट सरपंच है, तो वो अपनी कहानी में बता रहे थे कि मैं रोज 40 किलोमीटर चल के जाती थी। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद 2 या 3 किलोमीटर तो चलना होता ही था। लेकिन आजकल देखे तो वही जो स्थिति हमारे समय थी कि 80% बच्चे चल के स्कूल आ रहे हैं, 20% बच्चे ऐसे जो या तो बस में आ रहे हैं तो पेरेंट्स की गाड़ी में आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति कैसी हो गई है कि बच्चा मतलब कैसा हो गया स्थिति आज? आप अगर एक्सप्लेन करें आज क्या सिचुएशन? आज आपने बताया उससे उल्टा है। 80% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई व्हीकल में आते हैं, पेरेंट्स के साथ गाड़ी में आते हैं। शायद इसलिए मैं बोल रहा, शायद ही 20% बच्चे ऐसे जो साइकिल लेके आते हैं और चल के आते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि पेरेंट्स के अंदर एक तो अपने बच्चों के ऊपर उनका ज्यादा प्रेम, दूसरा उनको अपने बच्चे के ऊपर उतना विश्वास ही नहीं है कि मेरा बच्चा सही सलामत स्कूल पर पहुंचेगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे के ऊपर। यानी विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, वो चल के भी जा सकता है, साइकिल लेके भी जा सकता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और तीसरी बात ये है कि बच्चों को सुविधा देनी वो अभी एक ट्रेंड बन गया है। यानी एक कहानी में बताऊं आपको, जब धर्मराजा राज्य कर रहे थे
तब धर्मराजा राज्य कर रहे थे, तब उनके प्रधानमंत्री दौड़ के आए उनके पास। प्रधानमंत्री ने जी बताया कि धर्मराज, आज मैंने 3 ऐसी घटनाएं देखी कि वो घटनाएं थोड़ी सी विचित्र थी। तो धर्मराज ने पूछा क्या देखा? तो उसमें 3 घटनाएं हैं, मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। पहली घटना ऐसी थी, तो वो धर्मराज को बताया कि पहली घटना राजा जी ऐसी थी कि उसमें एकदम सुंदर स्वर्ण पंख वाला जो पक्षी है, वो मरा हुआ कोई जानवर है उसको खा रहा है। तो ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी घटना ऐसी थी कि एक बड़ा कुआं, वो बड़ा कुआं है पूरा पानी से भरता है और पास के 4 छोटे छोटे कुएं हैं उसको भर देता है। और उसमें 4 जो पास के छोटे छोटे कुएं वो भी भरते हैं, लेकिन वो बड़ा कुआं नहीं भर पाता, यानी 4 कुएं मिलके बड़े कुएं को नहीं भर पाते। और तीसरी घटना महत्वपूर्ण है हमारे इसके आज सेमिनार के लिए। वो घटना ऐसी थी, उसने बताया कि एक घटना ऐसी थी कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया। बच्चे को वो गाय चाट रही है, एकदम प्रेम से चाट रही है, लेकिन थोड़ी देर में देखा तो वो बछड़े के ऊपर लहू निकलने लगा। तो धर्मराजा ने बोला कि भाई एक काम करो, पहले तो नगर में ढंढेरा पिटवाओ कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। तो वो धर्मराज को प्रधान ने पूछा कि क्यों राजा जी? तब धर्मराज ने बताया कि कलयुग के अंदर सुवर्ण पंख वाला पक्षी, यानी अच्छे लोग कभी बुरा काम कर लेंगे, वो हो सकता है। दूसरा ऐसे बताया कि 4 बच्चे का भरण पोषण एक माँ बाप करेंगे, यानी एक कुआं 4 कुआं भरता है, लेकिन 4 कुएं मिलकर यानी 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। और तीसरी घटना जो हमारे आज के सेमिनार के लिए है, जो अभी बताया ऐसे कि बच्चों को पैम्परिंग करना, वो जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना उनके लिए थी कि कलयुग में माता पिता यानी पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना प्रेम करेंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रेम की वजह से हमारे बच्चे को ही नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे ही अनफिट बन रहे हैं, हमारे बच्चे ही कैपेबल नहीं बनेंगे। यानी अच्छा एजुकेशन लेने के बाद वो बीमार ही रहेगा। अच्छा एजुकेशन, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बना है, लेकिन वो इंजीनियर अपनी जगह पे खड़ा होके काम ही नहीं कर पाएगा। तो उस प्रकार के एकदम अनफिट जनरेशन तैयार करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वो पैम्परिंग का जो था वो गाय वाला किस्सा था कि एक गाय अपने बच्चे को चाट रही है प्रेम से, लेकिन उनको पता ही नहीं है, वो चाटते चाटते उसमें लहू निकलता है। यानी अभी के पेरेंट्स भी ऐसा ही है, मेरे बच्चे को मुझे नहीं सुविधा मिली, वो सभी सुविधा बच्चे को देनी है, ऐसे संभल है वो लोग। ऐसे मेरे पास भी पेरेंट्स बहुत से आते हैं, तब मेरा उनसे काउंसलिंग होता है, तब पता चलता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, मेरा स्वप्न है कि जो मैंने सुविधा नहीं ली है वो मेरे बच्चे को दूंगा मैं। तो ये गलत है, मैंने सुविधा नहीं ली है वो बच्चे को देना वो गलत है। उसमें लिमिटेड रखना चाहिए, जो जरूरी है वो सुविधा दीजिए, बाकी ज्यादा सुविधा मत दीजिए। अभी तो स्कूलों में एसी क्लासेस हो गए, अभी तो स्कूलों में सब कुछ है, तो बच्चे हमको चाहिए उस प्रकार के फिट नहीं होंगे। ठीक है, बोलिए। जैसे कि इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे अगर खींचूं तो स्कूल आना तो ठीक है, अगर आप देखें तो फ्लैट में सीधे गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से सीधे स्कूल में। और अब तो बहुत सारे स्कूल में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, एयर कंडीशन है, लिफ्ट है। तो ये सब जो पहले के टाइम पे जो साइकिलिंग करते थे या फिर बच्चे चल के स्कूल आते थे, सीढ़ियां चढ़ना, तो ये सब अभी जीवन में अगर बच्चों के लाइफस्टाइल में नहीं है तो उसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा बच्चों के फिटनेस पे? उसमें क्या है, नेगेटिव असर इस प्रकार का पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला है कि पहले के बच्चे ऐसे थे, कुत्ता पीछे पड़ता था तो दौड़ के भाग के अपने घर पे चले जाते थे, यहाँ सेफ जगह पे पहुंच जाते थे, यानी कुत्ते को काटने नहीं देते थे। अभी के बच्चे ऐसे है, कुत्ता काटने दौड़ता है तो वो खड़े होके चिल्लाते ही है, सिर्फ रोते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो शायद 100-200 मीटर दौड़ के अपनी सेफ जगह पे जाए। तो इस प्रकार जब भी कुछ ऐसी समस्या भी होगी, तब ये जो बच्चे हैं जो ज्यादा पैम्परिंग या ज्यादा फैसिलिटी में है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फैसिलिटी नहीं देना चाहिए सब स्कूलों को, मेरा किसी का खंडन करने की बात नहीं है, लेकिन क्या है, ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा सुविधा में रहे हुए बच्चे जो अपना फिजिकल फिटनेस नहीं बनाएंगे, वो सुविधा में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद फिजिकल फिटनेस के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो फिजिकल फिटनेस नहीं बनाए हुए बच्चे हैं, उनका काम करने का जो बोलते हैं ना टाइम का पीरियड,
वो भी कम रह जाएगा। और हमको मालूम है जैसे टाइम वर्किंग आवर कम रहते हैं तो प्रोडक्शन भी कम रहता है। यानी वो बच्चे बिल्कुल बड़े होके कोई इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनेंगे, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनेंगे, वो भी उनका वर्किंग आवर कम हो जाएगा क्योंकि उनकी अंदर कैपेसिटी नहीं है ज्यादा टाइम खड़ा रहना, ज्यादा टाइम बैठ के काम करना, स्ट्रेस लेके काम करना, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम रहेगा। तो भविष्य में इसका माहौल अभी से देखने लगता है थोड़ा थोड़ा। हम तो हमारे नजरिए से देखते ही है कि हम हमारे बच्चे को जी पहले, हमको हमारे टीचर्स 5 बार लिखने को देते थे तो हम आराम से लिख लेते थे, हमको पता ही नहीं बिल्कुल चलता कब 5 बार लिख भी लिया। आज 5 बार लिखने दिया तो बिल्कुल पेरेंट्स का फोन भी आ जाता है, 5 बार क्यों, 1 बार 2 बार दीजिए। तो बोलते हैं ना उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, उसका जो क्षमता है, कार्य क्षमता वो कम रहती है, इसीलिए ये फैसिलिटी नुकसानकारक तो है जी। बिल्कुल। आगे एक प्रश्न है, दर्शकों में से वो ले लेते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि हम सभी शहरी विस्तार में निवास करते हैं और आज भी देखा जाता है कि शहर से ज्यादा गांव के बालक खेल में आगे होते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? शहरी विस्तार के बालक खेल में आगे नहीं है ऐसा तो नहीं है, फिर भी ग्राम्य जो विस्तार है उसके बालक खेल में ज्यादा आगे निकल जाते हैं। उसका कारण एक ही है, एक तो गांव में उसको खुला मिलता है, उसकी वजह से जी थोड़ा सा उसका कार्य क्षमता यानी बोले उसका फिटनेस अच्छा रहता है। उसकी वजह से फिटनेस अच्छी होने के कारण वो कोई भी खेल में बहुत जल्दी पारंगत होता है, यानी बहुत जल्दी उसकी स्किल डेवलप होती है। उसकी वजह से वो जी लोग आगे, जैसे देखे कबड्डी जैसे खेल है तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा है, बिल्कुल लेकिन फायरिंग की बात करें, शूटिंग की बात करिए तो शूटिंग में शहरी विस्तार के बच्चे ज्यादा है। टेनिस की बात करें तो शहरी विस्तार के बच्चे ज्यादा है। खो खो की बात करें तो उसमें ग्राम्य विस्तार के बच्चे हैं। कुश्ती की बात करें तो ग्राम्य विस्तार के बच्चे हैं। तो उस प्रकार कौन से प्रकार का खेल है उसके आधार पर ही है, इसलिए ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए ग्राम्य विस्तार और शहरी विस्तार। सिर्फ उस बच्चे को किस प्रकार का ट्रेनिंग मिला है, किस प्रकार का माहौल मिला है, उसके आधार पर चलता है जी। जी। रश्मिकांत भाई, आपने जो जवाब दिया उसमें मैंने एक चीज नोट किया, आपने जो खेल का नाम लिया कि जिसमें गांव के बच्चे आगे हैं और जो खेल में शहर के बच्चे आगे हैं, उसमें एक डिफरेंस मैंने देखा, जो खेल में गांव के बच्चे आगे उसमें इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं है और जो बच्चे शहर के खेल में आगे उसमें साधन है। तो क्या एक ये भी कारण है कि अगर गांव के बच्चों को प्रॉपर आप अगर सेट करें, अगर उनको साधन दे तो वो शायद आगे निकल सकते हैं? जैसे देखे तो आर्चरी है, तीरंदाजी, तो तीरंदाजी जी में गांव के बच्चे आगे हैं क्योंकि उनको मिल जाते हैं तीर। शहर में नहीं मिलेंगे, लेकिन शहर में इंडोर फायरिंग यानी शूटिंग हो सकता है। तो उस प्रकार बहुत गांव के सारे बच्चे, मौजूद है। हाँ, तो गांव के बच्चों को फैसिलिटी मिल जाए तो गांव के बच्चे भी शहर के बच्चे से आगे निकल जाते हैं। मैंने पहले ही बताया क्योंकि गांव के बच्चे की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि एक तो वो ओरिजिनल ऑक्सीजन लेते हैं और ज्यादातर हरा भरा खाना वो सब भी उनका रहता है, यानी उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी हल्की रहती है, शेड्यूल भी उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है। उसकी वजह से वो खेल, मैदानी दौड़ना, ऐसे भी चलना, वो सब उनका ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा उनका रहता है। बाकी देखे तो सभी शहरी विस्तार और ग्राम्य विस्तार दोनों में से रमतवीर तो आते ही है। ठीक है जी 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 जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न मिलन भी ऐसा पूछते हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसके साथ में हम जो अपने हिस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम था उसको वापिस हम लोग ऐसा डेवलप कर सकते हैं क्या? और साथ में मतलब मैकोले ने जो शिक्षण पद्धति उसके बदले, ऐसा उनका प्रश्न। हाँ, तो इसके लिए समय लगेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस प्रकार का इम्प्लीमेंट कर दिया है और अच्छे अच्छे रमतवीर बनाने, और साथ में बोले तो शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ में लेके चलना, ऐसे इंस्टीट्यूट बन गए हैं। हमारे गुजरात में भी ऐसे इंस्टीट्यूट है और महाराष्ट्र में। मैं एक इंस्टीट्यूट को पहचान तो महाराष्ट्र के अंदर भोसला एडवेंचर इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे पढ़ते भी है, वहां के बच्चे पढ़ते भी है, साथ में कोई एक खेल पकड़कर वो बच्चे रमतवीर बनने के लिए भी चलते हैं और वहां से बहुत से ऐसे रमतवीर बाहर भी आए हुए हैं, इसलिए है ऐसा। लेकिन मैकोलो ने जो 1837 यानी आज से 200 साल पहले की बात बोले तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, और वो जो अभी हमारे सभी लोगों के अंदर बस गया है,
और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बस गया है, उसको निकालने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। और उसके लिए मैंने पहले भी बोला कि कोई एक व्यक्ति निकालेगा तो उसका बहुत विरोध हो सकता है, यानी कोई सरकार निकालेगी, कोई व्यक्ति इसका विरोध करेगा, तो लेकिन उसके लिए पूरे समाज को इस विषय पे सोच के समाज को इसका विरोध करना चाहिए। और जब भी समाज यानी पब्लिक विरोध करती है तो उसका तुरंत इम्प्लीमेंट होता है। जी। तो उसके लिए जागृति लानी पड़ेगी। जी, जैसे हमने पहले भी बात किया था, ओवर पैम्परिंग की बात की थी हमने। तो अगर अपने पुराने जो हिस्ट्री में देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता था कि घर से दूर भेजा जाता था बच्चों को, ताकि वो थोड़ा वो माता पिता पेरेंट्स का जो लाड दुलार है उसको थोड़ा भूल सके और उनके साथ में थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको गाइड कर सके अगर जहाँ जरूरत है वहां पे। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है, अगर आप 10 या 12 साल के बच्चे को आप डांट दे तो उसको रिएक्ट कैसे करना है उसको पता नहीं, वो एकदम से सहम जाता है। या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन उसके सामने अगर आती है, थोड़े अगर आप उसको चैलेंज दो तो वो मेंटली, फिजिकली तो अलग बात हो गया, वो मेंटली दे आर नॉट रेडी टू टेक अ चैलेंज। तो इस पे आप इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे प्रश्न बहुत हमारे स्कूल के अंदर आते ही है। मैं तो स्कूल के अंदर हूँ इसलिए मुझे पता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे है कि उसके बच्चे को डांट दिया तो बच्चा घर पे जाके ऐसे इमोशनली थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया, आज मेरे टीचर ने सबके सामने मेरी इज्जत निकाल दी, ऐसे सब बहुत माहौल में आते हैं। लेकिन ये उसका कारण यही है कि बच्चे ने कभी घर के अंदर अपने माता पिता की डांट खाई नहीं। मैंने बोला ओवर पेम्परिंग। दूसरा, विभक्त परिवार होने के कारण, यानी अलग से परिवार में अपने दादा दादी से अलग रहते हैं, उसकी वजह से क्या है, पापा और मम्मी थोड़े टाइम में बच्चे को मिलते हैं, वो दोनों भी जॉब करते हैं, उसकी वजह से क्या है, वो बच्चे को अभी थोड़ी टाइम मिले तो उसको डांटना नहीं चाहिए, बस वो बोले वो सब करना है। बच्चा बोला आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम, बच्चा बोला खेलने जाना है तो खेलने, बच्चा बोला मूवी देखना है तो मूवी देखना है, उस टाइम वो डांटते नहीं। जो दादा बा यानी दादा दादी नाना नानी काका ऐसे लोग जो साथ में रहते हैं तो कभी काका दादा वो सब भी डांटते, तो उसको पता चलता कि मेरे पापा मम्मी के अलावा भी कोई डांट सकता है, मेरे अच्छे के लिए कोई डांट सकता है, वो उसको पता चले। तो वो आदत जो है ना वो बहुत से बच्चों में निकल गई है। उसकी वजह से क्या है, स्कूल में बाहर भी कहीं कोई डांट देता है तो उसका तुरंत शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से तुरंत उसका पारा चढ़ जाता है। शायद वो कुछ मिसबिहेवियर कर लेगा, वरना घर पे जाके डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चा छोटा है तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उसको कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी, जो चीज नहीं करनी है उसको तुरंत रोकना चाहिए। कभी डांटना है तो डांटना चाहिए और उसको वो भी समझाना चाहिए कि आपके अच्छे के लिए कोई डांटता है तो वो आपके अच्छे के लिए, इसलिए आपको उसका बुरा नहीं लगना चाहिए। और आप अभी छोटे हैं तो आपके क्लास के बच्चों के बीच में भी कोई डांटता है तो उसके आपकी इज्जत नहीं जाती है, आप उसको सॉरी बोल के आप उस जो डांट है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो ये बच्चों को समझाना, यानी समझदारी का थोड़ा सा जो है ये पेरेंट्स को बच्चों को ये थोड़ा सा समझाना चाहिए तो फायदा रहेगा। यानी मुझे भी पता है कि मैं भी मेरी बच्ची को यही समझाता हूँ कि डांटते टीचर डांटते, कोई है अपने घर में बड़े वो भी डांटते हैं तो सहन करना चाहिए। जी जैसे रश्मिकांत भी, मैं एक क्रीड़ा तंत्र के सेंटर पे था, समर कैंप चल रहा था, तो एक जैसे कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स हमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो समर कैंप के बच्चे थे, तो पेरेंट्स ने बच्चों के सामने बोला कि हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, कि इस तरह के आप खेल मत खिलाओ। जैसे आपको पता होगा, आप एक्सपर्ट है ये गेम्स में, युद्ध के रमत होते हैं, युद्ध के रमत हो गए इस प्रकार के खेल जिसमें एक बोलते हैं शौर्य निर्माण होना बच्चों के अंदर, ये निर्माण होता है। बिल्कुल, तो आप थोड़ा ज्यादा केयर करना, बच्चे हमारे बहुत सेंसिटिव है, तो जब हम बच्चों के सामने अगर उनको सेंसिटिव बोलते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों को? नहीं, ऐसा एक तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने, यानी बच्चों नहीं कोई भी के सामने उसकी जो कमजोरी है ना वो नहीं बतानी चाहिए। वरना क्या होता है, वो बच्चा बार बार उस कमजोरी को लेके अपना सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने लगता है। यानी कोई बच्चे को हम बोलेंगे कि आप यहाँ से कूदिए नीचे, लेकिन उस पेरेंट्स ने बोला है कि मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, उसके हड्डियां कमजोर है, तो बच्चा कूदेगा ही नहीं। यानी कहीं कूदना है, किसी के साथ कुश्ती करनी है तो वो बच्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने बोला है, मैं नहीं करूंगा तो मेरे सर टीचर जो भी है वो मुझे डांटेंगे नहीं। इसलिए कमजोरी बतानी है, फिर भी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के सामने नहीं बतानी चाहिए,
अलग से बता देनी चाहिए कि उसकी कोई कमजोरी है, तो जो ट्रेनर है वो ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या है, ट्रेनर को उसके आधार पर ट्रेनिंग करने देंगे तो बहुत सी कमजोरियां ऐसे ही ट्रेनिंग में निकल जाएगी। यानी हम देखें तो जैसे बोलते हैं ना, वो एक एडवर्टाइज है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है, उसका मीनिंग यही है कि जो उसको डर लगता है उसको एक बार डर दिखा दो या उसको बता दो। और डर एक बार उसको पता चल गया कि डर सिर्फ मेरी कमजोरी थी, उसमें कुछ नहीं होता, तो वो तुरंत वो काम करने लगता है। जैसे पानी में तैरना सीखना है तो पहली बार जब पड़ेगा तो तब उसको ऐसा ही लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, नहीं होगा। लेकिन जब पानी के अंदर वो हाथ पैर हिलाएगा और उसको पता चलेगा हाथ पैर हिलाने से पानी के ऊपर आते हैं, तो तुरंत वो तैरना सीख जाएगा। वरना जिसको ऐसा हो गया कि नहीं पानी में मैं कभी तैर ही नहीं पाऊंगा, तो वो कभी तैरना नहीं सीखेगा। तो यही है, ऐसे बहुत से उदाहरण भी है कि सीखने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, यानी डर निकालना पड़ता है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जी, जैसा अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों में ठीक है, कुछ अगर कुछ फिजिकल कुछ समस्या है तो उसके लिए वो लोग खेल कूद करने से बच्चों को रोकते हैं। लेकिन समय समय पे निकालना, इसके साथ में मैं एक छोटी स्टोरी अगर मैं जोड़ूं तो एक हाथी को बहुत छोटे से रस्सी के साथ में बांधा हुआ था, तो वहां से एक व्यक्ति निकला, तो उसके लिए बड़ा आश्चर्य लगा है, सरप्राइज हुआ कि इतना विशाल हाथी और इसको छोटे से रस्सी से बांधा गया है। तो उसका जो महंत था, जो उसका केयर करता था हाथी को, उसने बताया ये जब छोटा बच्चा था तो उसको ये रस्सी से बांधा था, तो उसने उस समय बहुत ट्राई किया, वो खोल नहीं पाया। आज भले ये बड़ा हो गया लेकिन उसके बाद उसने ट्राई नहीं किया, तो अभी भी इसके माइंड में वही है कि ये रस्सी में तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे अगर जी, तो समय समय पे बच्चों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि अब वो रेडी है सब पराक्रम के लिए। नहीं बोलते ना, बच्चे को कभी उसकी कमजोरी बतानी चाहिए, कभी नहीं बतानी चाहिए, उसका भी समय चाहिए। जैसे हनुमान जी को भी उनकी जो ताकत है वो समय पे बताई। उनकी ताकत है वो बिन समय उनको मिली थी, तब वो परेशान वाली थी, इसलिए उनको सब ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि अभी तुम अपनी सब ताकत भूल जाओ। और बाद में जब उनको पता उनकी जरूरत थी तब याद दिलवाई। ऐसे बच्चों को भी है कि वो जो बच्चों की कमजोरियां है वो कमजोरियां को उनको बताना नहीं चाहिए, वो ठीक समय पे बताना चाहिए। और आपने जो उदाहरण दिया उस प्रकार का उदाहरण हमने बहुत ऐसी कहानियां पढ़ी है। जैसे वो घेटे के जो झुंड के साथ, यानी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ वो शेर का बच्चा, तो उसको बताया नहीं कि तू शेर है, तो वो ऐसे ही घूमता था उनके साथ। जब दूसरे शेर ने आके बताया कि बेटा तू भी शेर है मेरे जैसा ही, तब उसको पता चला। तो यही है कि उसको पहले से बताना चाहिए उसकी क्षमता क्या है, यानी क्षमता का परिचय नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा वो। ठीक है, बिल्कुल। आगे प्रश्न दर्शकों में से लेते हैं। एक हिमालय का प्रश्न है कि बच्चे के माता पिता ही उन्हें मैदान में खेलने नहीं देते, उनको इंडोर गेम एंड गेमिंग में खेलने में फोर्स करते हैं, तो क्या करें? यानी पेरेंट्स के बारे में इन्होंने बात किया। हाँ, तो उसमें क्या है, अभी बताया उस प्रकार पेरेंट्स को इंडोर गेम में बच्चों को भेजना है लेकिन आउटडोर गेम में नहीं भेजना है। उसके लिए पेरेंट्स को समझना चाहिए पहले कि इंडोर गेम के अंदर एक तो गेम खेलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आउटडोर गेम के अंदर बच्चों के लिए एक तो सामूहिकता निर्माण होती है। सेकंड थिंग, वो बाहर के बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में भी आएगा, बहुत सा ऐसा माहौल भी उसको मिलेगा, उसके आधार पर वो सामूहिक जीवन समाज में उसको कैसे प्रेजेंट होना है वो भी उसको पता चलेगा। यानी किसी को अपने को पता ही नहीं है कि मुझे समाज में कैसे प्रेजेंट होना है, मुझे दूसरों के आगे मेरा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो पता ही नहीं है। तो वो कितना भी कैपेबल है, वो बाहर जाके कॉर्पोरेट यानी बाहर जाके कोई काम नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए आउटडोर गेम भी उतनी आवश्यक है। इंडोर गेम खेलने के बाद वो बच्चा जो इंडोर गेम में रहा, तो भविष्य में वो बच्चा इंडोर गेम में ही सिर्फ आगे जाएगा, लेकिन वो बाहर निकल के खुल के जो एक अच्छा रमतवीर निर्माण होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए इंडोर गेम खिलाओ, उसके अंदर उसका रुचि है वो ठीक है, लेकिन आउटडोर यानी गार्डन में जाना, खुले मैदान में जाना, बहुत से बच्चे हैं उसके साथ खेलना, दौड़ना, वो सब आवश्यक है। मैंने बोला उस प्रकार वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए उसका फिजिकल फिटनेस इस प्रकार ही बढ़ेगा, तो ही वो वर्किंग आवर करेगा। उसका इंडोर गेम के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी टेबल टेनिस खेल रहा है बच्चा, बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेल सकता है, उसकी चपड़ता, उसकी नजर बहुत बढ़िया है, उसकी नजर चपड़ता बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, यानी आधे घंटे के बाद उसका हाथ काम नहीं करेगा उसके आधार पर। लेकिन वो बाहर दौड़ा होगा, उसने बाहर जाके कुछ मेहनत की है, उसका फिजिकल फिटनेस इतना है कि उसकी कार्यक्षमता ज्यादा है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी वो टेबल टेनिस खेल पाएगा। तो ये आवश्यक है। बिल्कुल।
अगला प्रश्न हिमालय भाई का ये है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन में भारत कितना ध्यान देता है? ओलंपिक में हमारे मेडल बहुत ही कम है और साथ में चाइना में पॉपुलेशन है, फिर भी स्पोर्ट्स में आगे है, ऐसा क्यों? उनका बेसिकली प्रश्न ऐसा है कि अपना और चाइना का पॉपुलेशन सेम है। अगर जैसे कि हम लोग एक एक्सक्यूज देते कि यार हम लोग तो बहुत इतने लोगों में इतना फैसिलिटी हम कहाँ से निर्माण करेंगे, तो उन्होंने उदाहरण दिया चाइना तो हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, फिर भी उन लोगों ने कैसे डेवलप किया सिस्टम कि हमसे कहीं गुना अधिक मेडल और अच्छा परफॉर्म वो लोग कर रहे हैं ओलंपिक में। अभी इतिहास जो खेल का बताया उसमें मैंने बताया कि चाइना ने फिजिकल एजुकेशन की शुरुआती तंदुरुस्ती के लिए की और दूसरा उसमें खेल उन्होंने लिया। यानी उनके अंदर फिजिकल एजुकेशन कोई वैज्ञानिक तरीके से है ही नहीं। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को एक स्पर्धा के रूप में लिया है। उसकी वजह से एक तंदुरुस्ती बढ़ानी, दूसरा फिजिकल एजुकेशन यानी कोई गेम पकड़ के कोई बच्चा पैदा होता है तब से लेके उस गेम के पीछे चलेगा। उसकी वजह से वहां गेम खेलने वाले बच्चे ज्यादा है, उसकी वजह से वहां से रमतवीर ज्यादा पैदा होते हैं। भारत के अंदर क्या है, तो भारत में पहले रमतवीर थे ही नहीं थे ऐसा है नहीं। हमको मालूम है दारा सिंह वगैरह सब लोग जो हमारे पुराने वो लोग है, लेकिन बहुत पहले का इतिहास है जहां रमतवीर थे। अभी के लास्ट 200 साल की बात करें तो भारत के अंदर माहौल ही ऐसा बन गया है। बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसको सीधा एजुकेशन यानी क्या, बुक, टेक्स्ट बुक, उसके आधार पर ही चलना है। मैकोले ने जब अपने पिताजी को पत्र लिखा तब उस पत्र में उन्होंने लिखा है और उन्होंने उनके साथी मित्रों को भी बताया कि भारत में एजुकेशन देना है, लेकिन कितना, तो भारत का कोई भी व्यक्ति है वो क्लर्क बन सके उस प्रकार का एजुकेशन देना है। तो वो सिस्टम में ऐसा कर दिया। उसकी वजह से आज पेरेंट्स का माहौल क्या है, पहले बच्चों को डिग्री दिलवा दो, उसको कुछ कैरियर बनाने के लिए उसके पास कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए, बाद में उसको जो करना है वो करे। यानी उसको खेलने से रोकना वो माहौल हो गया है। इसकी वजह से आप लास्ट 200 साल से देखें तो भारत के अंदर जो रमतवीर बने वो अपनी जीत पर बने हैं। बहुत कम ऐसे रहेंगे जिसके माता पिता ने सपोर्ट किया और रमतवीर बने हैं। तो ये माहौल अब के पेरेंट्स में बनना चाहिए। यानी हमारा ये सेशन है उसको सुनने के बाद भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए कि हमारे बच्चे को हम छोटे हैं आज से ही कुछ ना कुछ एक गेम के पीछे दौड़ाएंगे उसको, यानी उसका एजुकेशन, उसके बाद 1 2 3 घंटा उसके इस गेम के लिए, बाद में उसका होमवर्क रहेगा, बाकी बाद में उसके दूसरे कुछ काम रहेंगे, वो होना चाहिए। तो हम चाइना की कंपेयर में थोड़े ही समय में आ जाएंगे। बिल्कुल, यानी पेरेंट्स को भी आगे आके ये सब विषय पे ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न आपसे लेने जा रहा हूँ रश्मिकांत भी, उसके बाद अगर कुछ दर्शकों के प्रश्न रहा तो उसको लिया जाएगा लिमिटेड समय में। अगला प्रश्न ऐसा है कि सोसाइटी किस प्रकार हेल्प करे बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कवायद करना है, कवायद करने के लिए मैदान चाहिए। अगर आप कोई भी सोसाइटी देखें तो जो कॉमन प्लॉट है वो मोस्टली वो पार्किंग के लिए यूज होता है, बच्चों के पास में जगह नहीं है। अगर वो मैदान में खेल रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनको रोकते हैं कि भाई शोर मत मचाओ, खेलोगे तो कांच टूट जाएगा, इतना उद्यम मत करो। तो इसके कारण क्या बच्चों को खेलने में भी तकलीफ होती है या फिर वो एक्टिविटी वो कर नहीं पाते? तो इसमें आप सोसाइटी का आप रोल किस प्रकार देखते हैं? इसमें क्या है, सोसाइटी का रोल बच्चों को खेलने में इसीलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब तक किसी भी आदमी को, वो छोटा हो या बड़ा, जब तक उसको प्रोत्साहन यानी प्रेरणा नहीं मिलेगी, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, यानी पीछे से बैकअप नहीं मिलेगा, तब तक उसको आगे जाने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए सोसाइटी में हाँ वो टूटना, कुछ नुकसान होना वो अलग चीज है, वो अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। लेकिन जैसे कि एक कोई फ्लैट है या कोई रेसिडेंसी है तो उसके अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं, उस बच्चों को खेलते वक्त प्रोत्साहन देने के लिए वहां के लोकल जो है, यानी बुजुर्ग है, यानी लोकल जो भी व्यक्ति है, उनको बच्चों को गाइडलाइन देके खेलने के लिए बोलना चाहिए कि बेटा हाँ खेलो, उस जगह पे खेलो, वो जगह सेफ है आपके लिए, वहां खेलो। इस प्रकार सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, जब तक सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे सिर्फ शरारत वाला खेलेंगे। यानी उनको लगना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई ध्यान दे रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, प्रॉपर खेलेंगे। जब तक उसके ऊपर ध्यान कोई नहीं देता है तब तक वो खेलेंगे नहीं, सिर्फ मस्ती करेंगे। मस्ती करने से उनका स्किल डेवलप नहीं होगा। तो स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनर की सिर्फ जरूरत है ऐसा नहीं, उसके ऊपर सिर्फ कोई ध्यान देने वाला चाहिए। जैसे हमको मालूम है, हम छोटे थे तब भी हमारे खेल के ऊपर या हम कहीं दौड़ते थे तो हमारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ जगह से, हमारे पेरेंट्स, हमारे काका चाचा जो भी है, वो सब हमारे ऊपर ध्यान देते थे।
तो उसकी वजह से कोई भी बच्चा खेल रहा है तो उनको लगना चाहिए कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो उसके अंदर उसका स्किल डेवलप होगा, वो कुछ अच्छी तरह खेलेगा। तो सोसाइटी का यही रोल है, सोसाइटी को उसके साथ खेलना वो भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो सबके वहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको सपोर्टिंग सोसाइटी में से कोई ऐसे लोग हैं जो उनके पास समय है तो वो बच्चे खेलते उस टाइम उसके पास रहने चाहिए। मैंने बहुत सी सोसाइटी ऐसी देखी है, वहां के बुजुर्ग लोग हैं, यानी जो अभी सेवानिवृत्त है, ऐसे लोग जब बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी सोसाइटी, बहुत सी सोसाइटी में कॉमन प्लॉट में वॉलीबॉल की नेट रहती है, तो रात तक बैठते हैं उनके पास, उनके साथ बैठ के चाय नाश्ता करना, उनके साथ बैठ के उनकी जो गेम खेलना उसके अंदर सपोर्टिंग करना, ऐसे बहुत से प्रेरणादायक लोग हैं। तो इस प्रकार का रोल समाज में बहुत से लोगों का बढ़ेगा तो तुरंत बच्चे खेलने में कुछ ना कुछ अच्छा करने लगेंगे, यही होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक प्रश्न है दर्शकों में से, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के अंदर अगर आप इसका जवाब देंगे। वो ऐसा पूछना चाहते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन देने के लिए एज क्या होनी चाहिए और उनको स्कूल में भेजने की क्या एज होनी चाहिए? ऐसे बोले तो अनुशासन के लिए कोई समय नहीं है, एज के आधार पर अनुशासन चालू नहीं होता है। जैसे देखिए, तो बच्चे जैसे बड़े होते तो यानी किसी भी बच्चे ने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद थोड़े ही समय में अनुशासन चालू हो जाता है। जैसे उसकी मम्मी है उसको सिखाने लगती है कि बच्चा अभी आपको टॉयलेट के लिए यानी पीपी करनी है तो आपको बताना है, तो ये अनुशासन का स्टार्ट हो गया। ऐसे सभी एज के आधार पर उसका अनुशासन चालू होता है। हाँ, एक मैं जरूर बताऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से अनुशासन निर्माण होता है, और अनुशासन ही संस्कार सिद्धता के लिए आवश्यक है, ज्ञान सिद्धता के लिए भी आवश्यक है, और शिक्षण के लिए भी आवश्यक है। यानी जब तक फिजिकल एजुकेशन नहीं है, अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उसके पास ज्ञान, शिक्षण, संस्कार सब अधूरा है। ठीक है जी। हाँ जी, अब लास्ट प्रश्न आपसे। मैंने आपको रश्मिकांत में क्रीड़ा तंत्र एकेडमी का पूरा मॉड्यूल आपको मैंने समझाया था किस तरह से बच्चों के लिए वो योग है, प्राणायाम है, खेल है, 400 ऐसे गेम है जो बिना साधन के खेले जा रहे थे जिससे उनके फिजिकल वो ग्रोथ हो सके। तो इसके अलावा आपको लगता है कुछ और जोड़ना चाहिए, और ये जो पूरा मॉडल वो बच्चों के लिए कैसे वो बेनिफिशियल हो सकते हैं? यानी एक मैंने बताया, और हमारी आज की जो चर्चा रही उसके आधार पर मैं बताऊं तो सिर्फ शिक्षण वो ऑप्शन नहीं है। यानी सिर्फ शिक्षण वो बच्चों के कैरियर के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षण के साथ उसकी कार्यक्षमता बढ़ने के लिए जरूरी है, इसलिए व्यायाम पहला है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, मेरे बच्चे डिग्री लाए वो तो क्रीड़ा तंत्र के जो मॉड्यूल है उसके आधार पर देखे तो क्रीड़ा तंत्र का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल इतना अच्छा बना हुआ है कि पहला जो प्रश्न था हमारा कि स्कूल में तो 2 ही घंटे मिलते हैं फिजिकल के लिए, बाकी के यानी 7 दिन में 2 घंटे निकल गए, यानी बाकी के 5 घंटे का जो फिजिकल एजुकेशन है वो बच्चों को कहाँ से मिले, तो वो क्रीड़ा तंत्र से मिल सकता है। यानी बच्चों को क्रीड़ा तंत्र की जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में सभी लोग बिठा दे तो उस मॉड्यूल के आधार पर बच्चों को बाकी के 5 आवर का जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो भी विथ ट्रेन और वैज्ञानिक आधार पर वो मिल सकता है। यानी हमारा भारत का एजुकेशन वैज्ञानिक आधार पर ही था, वो एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन हो या मानसिक एजुकेशन हो, इसलिए वो जरूरी है। दूसरा एक मैं पहलू बता दूं आपको, बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होंगे कि मेरे बच्चे को सिर्फ स्पोर्ट्समैन बनाना है तो पढ़ाना नहीं है, चलो उसको खेल में ही रखेंगे, तो वो भी आवश्यक नहीं है। इसीलिए आपको बाहुबली मूवी है वो उसका एक चित्र बताऊं। बाहुबली मूवी में बलाल देव है, वो शक्तिशाली तो है लेकिन उसके अंदर कुछ ज्ञान कम था, इसलिए उसने वो युद्ध के दौरान अपने गांव वालों को ही मार दिया, और बाहुबली ने युद्ध शक्तिशाली तो था, साथ में अपने गांव वाले को बचा के युद्ध में जीता, तो इसलिए उसको राजा बनाना तय किया। यानी ज्ञान, संस्कार और फिजिकल यानी शारीरिक सिद्धता सबका समन्वय ही व्यक्ति विकास है। यानी सर्वांगीण विकास जब व्यक्ति का करना है तब इसके अंदर ज्ञान का भी समन्वय होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, वो भी आवश्यक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिकांत भाई आपका कीमती समय देने के लिए, और इस विषय को आपने बहुत ही सरलता के साथ में एक एक प्रश्न का आपने जवाब दिया। तो किया है। जी
जी, तो कहने का अगर सेशन का सार निकाला जाए आज के सेशन का, तो शस्त्र और शास्त्र, हजारों सालों से भारत के अंदर शिक्षा का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है, और कभी ऐसा इतिहास में नहीं रहा कि या तो सिर्फ शस्त्र की शिक्षा दी रहा है यानी फिजिकल एजुकेशन, या फिर शास्त्र का या सिर्फ एजुकेशन, ऐसा कभी नहीं रहा है। दोनों को साथ में लेकर ही निर्माण करना पड़ता है आदमी के अंदर। अगर कोई इंजीनियर बना या फिर डॉक्टर बना या साइंटिस्ट बना, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उतना आउटपुट दे नहीं सकता है जितना वो अगर वो फिट होके दे सकता है। और इसके लिए हमें स्कूल पे अधिक डिपेंड नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हुआ, स्कूल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन की एक लिमिटेशन होती है। इसके लिए पेरेंट्स को, सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। जी, सोसाइटी और पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। जी, और ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे सब्जेक्ट है, क्योंकि शायद अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे, फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बच्चे फिट नहीं है, तो कितना भी वो लोग दूसरे विषय में निपुण हो जाए लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकांत भी, और जो साथ में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने प्रश्न पूछ के ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे परसों, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे दूसरे महानुभाव के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।